यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज आपके लिए एक खुशखबरी की बात है। हालांकि खुशखबरियां तो लगातार 2014 की सरकार बनने के बाद मिल ही रही हैं, लेकिन एक खुशखबरी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है और माननीय प्रेसिडेंट ने 16 जुलाई को एक नोटिफिकेशन गजट करके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला। हम सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का हाल कितना बुरा था और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू बेंच और कश्मीर बेंच दोनों अलग अलग प्रकार की उनकी बार एसोसिएशंस अलग अलग प्रकार से चलती रही हैं। उनमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उस प्रोसीजर में भी बहुत सारी खामियां देखने में आई और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के न्यायाधीशों में कि वो जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश अगर होना चाहते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लिया करते थे, जबकि जम्मू कश्मीर का संविधान स्वयं सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। अब भारत के संविधान से सबॉर्डिनेट संविधान की शपथ लेना और भारत के संविधान की शपथ न लेना ये कुछ हजम नहीं होता था, लेकिन उल्टा बयार जो चल रही थी 70 वर्ष से वो चल ही रही थी, उसका क्या कोई कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को साधुवाद कि उन्होंने आर्टिकल 370, 35 कैपिटल ए और ये सब पलट दिया था। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में एक डिसीजन ऐसा आया था, मैं आपको उस डिसीजन की चर्चा करूं तो वो डिसीजन ऐसा आया था कि जिसमें उसको हम सरफेसी चैलेंज के रूप में जानते हैं। एसबीआई का केस था जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 35 कैपिटल ए, जो कि संविधान का आर्टिकल ही नहीं था, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368 और बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन कर दिया था। जबकि हम सब जानते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, एज पर द हाई कोर्ट रूल्स, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, कोई भी हाई कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा तो कम से कम 5 जजों की बेंच चाहिए। लेकिन उस केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने संविधान का इंटरप्रिटेशन कर दिया था और आर्टिकल 370 को परमानेंट बता दिया था और आर्टिकल 35 कैपिटल ए के आधार पर जम्मू कश्मीर को सॉवरेन स्टेट बता दिया था, सॉवरेन पैरेलल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में ही हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता। दूसरा एक और अच्छा केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है। हालांकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी नाम बदलने की आवश्यकता है, उस हाई कोर्ट का नाम प्रयागराज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिले का नाम, शहर का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज रख दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इस मामले के अतिरिक्त जो लॉ की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे जो प्रैक्टिशनर देश में हैं, उनकी ड्रेस कोड, हम आज भी ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की ड्रेस को, यूनिफॉर्म को पहनते हैं। उस यूनिफॉर्म को बदलने के लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, एक इंडिविजुअल पिटीशन है इन पर्सन, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो बैंड हम बांधते हैं ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम की याद दिलाती है, और जो कपड़े हैं, जो काले कपड़े हम कोर्ट में पहनते हैं, वो ठंडे देशों के हिसाब से बनाए गए थे, यानी कि ब्रिटेन के हिसाब से बनाए गए थे, वो ठंडा देश है। हमारे देश में जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म भारतीय परिवेश की होनी चाहिए, भारतीय हिसाब से होनी चाहिए, भारत के एटमॉस्फेयर और भारत के जलवायु के अनुसार होनी चाहिए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन को लेते हुए सरकार को नोटिस भी कर दिया है और सरकार को नोटिस करके उनको जवाब देने के लिए कहा है कि वो आएं और कोर्ट में ये बताएं क्यों ना, बार काउंसिल को नोटिस कर दिया है और बार काउंसिल से उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल कोर्ट सिस्टम चल रहा है या जो यूनिफॉर्म चल रही है उस यूनिफॉर्म को क्यों ना भारतीय यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और भारतीय परिवेश के अनुसार उसके कपड़े पहनाए जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चूंकि बैंड पहनना, काला कोट पहनना अनिवार्य था, लेकिन नीचे का लोअर अनिवार्य नहीं था ब्रिटिश टाइम पर, तो फिर आपको याद होगा कि बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर हमेशा नीचे धोती पहना करते थे और धोती के ऊपर कोट पहना करते थे। बाद में उन्होंने नीचे पैंट और ऊपर मतलब पैंट शर्ट
भी कभी पहनते थे, लेकिन ज्यादातर वो जो कोर्ट में केस लड़ने जाते थे तो धोती पहन कर जाते थे। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक, हालांकि वो प्रैक्टिस करने नहीं गए, वो भी जब जाते थे तो धोती पहनकर ही जाते थे। सरदार पटेल भी धोती के ऊपर कुर्ता या कमीज और उसके ऊपर कोट पहनकर जाते थे। लेकिन आज ड्रेस कोड के मामले में काले जूते फीतेदार और पैंट क्रीजदार, चाहे वो लाइन वाला हो या फिर वो काला हो, और शर्ट के ऊपर कोट और कोट के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गाउन और गले में टाई। ये कहा गया कि इतने सारे ये काले कपड़े ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का याद दिलाते हैं, इसलिए उस पर जिस प्रकार से भी नोटिस इश्यू हुआ है वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि उस प्रकार के कानूनों का, उन प्रकार की व्यवस्थाओं को बंद करने की आवश्यकता है। हम लोग आ जाते हैं पुनः जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर, हालांकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम के विषय में ये 2019 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर केंद्र सरकार ने किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में ही उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 75 के अनुसार हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये नाम धारण करने के लिए कहा गया था रीऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अभी राज्य सरकार ने, वो केंद्र ने, मतलब प्रेसिडेंट ने ये नोटिफिकेशन किया है कि अब जम्मू कश्मीर के इस हाई कोर्ट को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कहा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। मुझे लगता है कि दो बेंचें जो जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग बनी हुई हैं, उसके अतिरिक्त अभी अगला जो नोटिफिकेशन शायद आने वाला होगा वो लद्दाख में भी इसकी एक बेंच बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है और हाई कोर्ट की एक ब्रांच जम्मू में, एक कश्मीर में, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक ब्रांच, एक बेंच लद्दाख में बिठाई जाए। अगर ऐसा कर पाते हैं, और ऐसा मुझे लगता है करना ही होगा, अगर ऐसा नहीं करते तो लद्दाख के लोगों को कश्मीर आना पड़ता है हाई कोर्ट में, और कश्मीर के हाई कोर्ट का क्या हश्र है ये किसी से भी छुपा नहीं। और लद्दाख और कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको बताऊं कि जिस बांगचुंग गांव की बात हम लोग अक्सर, डेमचोक गांव की बात हम अक्सर करा करते हैं कि डेमचोक गांव में ये घुस गए, वो घुस गए, डेमचोक गांव, एक्चुअली डेमचोक गांव आधा हमारे जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है और आधे पर चीन कब्जा कर चुका है, बीच में एक नाला है। जब डेमचोक गांव के कुछ लोग जो अभी जम्मू कश्मीर में होते हैं वो भारत का झंडा फहराते हैं, भारत का वहां 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। मजे की बात यह है कि उधर से चाइनीज सैनिक इधर घुसने के बाद बड़े बड़े पहाड़ों पर चाइना लिख जाते हैं। इसके बाद यहाँ के लोग, मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 8-10 साल पहले की, यहाँ के लोग, एक बाबा जी वहाँ से चलते हैं कश्मीर आते हैं, किस लिए? क्योंकि वो चाइना मिटाकर वहाँ पर इंडिया लिख सकें और यहाँ आकर वो पेंट खरीदते हैं। आप कश्मीर से लद्दाख से एक बस आती थी, उस एरिया से एक बस, हफ्ते में एक बस कश्मीर आती थी, उस बस से वो आते थे। जब तक वो बाजार करते तो बस वापस चली जाती, एक हफ्ता वो कश्मीर में रहते और रहने के बाद वो जब पेंट खरीदकर बस अगले हफ्ते आती तो अगले हफ्ते फिर वो लद्दाख वापस जाते और तब वो चाइना मिटाकर वहां पर इंडिया लिखते। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेंट की डिब्बी 50-100 रुपए की लेने के लिए एक हफ्ते का या एक हफ्ते से ऊपर का समय उनको बिताना पड़ता है। 100-200 रुपए की, 50 रुपए की डिब्बी खरीदने का मतलब है कश्मीर में कहीं किसी होटल में रुकना, कश्मीर में स्टे करना, एक हफ्ते खाने पीने की व्यवस्था करना, यानी कि हजारों रुपए का खर्चा होता है। ये भौगोलिक सिचुएशन बनाकर रखी थी कश्मीर के प्रशासकों ने लद्दाख की। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर अभी भी कश्मीर में ही उनको अपना मुकदमा लड़वाने के लिए आना पड़े हाई कोर्ट में, तो फिर लानत है ऐसे इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो मुझे लगता है कि जो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, उस नॉमेनक्लेचर के चेंज के साथ साथ ये भी बड़ा आवश्यक है कि अब
लद्दाख में बेंच लगाई जाए। हालांकि ये सारी व्यवस्था जो चल रही है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन लगातार आ रहा है। इसका स्वागत हमारे देश को करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के विषय पर जिस प्रकार से प्रोग्रेस वहां पर चल रही है उसका भी स्वागत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।